चलो जी सर 20,000 से कम होगा। क्लास आगे बढ़ाएं। हाँ, ये न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व कर देता हूँ, बस तुम लोगों ने अटेम्प्ट मार लिया होगा, है ना, टाइम दे दिया था तुम्हें तो। चलो जी, बाकी लोग देख लो क्या दिया हुआ है। एक रिएक्शन दी हुई है, डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है किलो जूल पर मोल में दी हुई है, डेल्टा एच की वैल्यू भी किलो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में दी हुई है। सर 2000 से लेस होगा ना टेम्परेचर, 2000 केल्विन से। 2000 एक बार चेक कर लेते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर। अच्छा, सबसे पहली बात, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया मैंने आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर मार्क कर लेना है 6.17 है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हम क्लास में ही करते होते हैं, ठीक है। एट व्हाट टेम्परेचर विल द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस। आपको रिएक्शन कैसी बनानी है? स्पॉन्टेनियस। और आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस दिया हुआ है। जब भी स्पॉन्टेनिटी वर्ड आता है तब हमारा एक डिस्कशन होता है डेल्टा जी के बारे में, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और एक बार पता है मुझे, अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी क्या होगा? लेस देन जीरो होगा। तो डेल्टा जी इक्वल टू दिस होता है, यानी कि ये क्या होगा? लेस देन जीरो होगा। अरे बोलो यस और नो। नेगेटिव होगा तभी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो डेल्टा एच लेस देन क्या होगा बच्चों? टी डेल्टा एस होगा। और टी की अगर मैं बात करूं तो टी ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस होगा। मैंने कुछ नहीं किया, इसको इसके नीचे डाल दिया और यही जो भी बना, क्योंकि टी के साथ बड़ा ग्रेटर वाला साइन है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब टी जो है वो ग्रेटर है किससे? डेल्टा एच। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है? 4000, सॉरी 400। और डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है? तो आप ये देखो कि पॉइंट ये जाएगा ऊपर, ये आएगा आपका 2000। तो टेम्परेचर अगर आपका 2000 से बड़ा होगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन क्या होगा? 2000 केल्विन। यूनिट भी देख लो आप लोग, यूनिट भी देख लो। किलो जूल मोल इनवर्स से किलो जूल मोल इनवर्स कैंसिल, केल्विन ऊपर आ गई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो। था ना इजी? कोई दिक्कत तो नहीं है? इससे आपको क्या रिवीजन मिल रही है? इससे आपको रिवीजन मिल गया है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि डेल्टा जी अगर लेस देन जीरो होगा तो हमारी रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। और डेल्टा जी का क्या फॉर्मूला है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एक और क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, छोटा सा, इसी पे बेस्ड है। बात करते इसी में ही हो रही है वैसे तो, इससे हो जाएगी, ठीक हो जाएगी अब क्वालिटी। याद तो तूने दिला दिया भाई, सही किया। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? यस और नो? ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं बस। एक और क्वेश्चन देख लो तुम लोग। हटा दें इसको, हटा दें इसको, हटा देते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास का ही टॉपिक है बेसिकली है, और उसी से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रिएक्शन दी हुई है, देखना ये कर तो नहीं लिया था? ट्वाइस NO गैस प्लस O2 गैस गिव्स ट्वाइस NO2 गैस। एक बार देखो सब लोग, बताओ। हाँ, डेल्टा एच इज माइनस 50 किलो जूल पर मोल है, ठीक। अब है ना, ऐसा है कि मैं तुम्हें डेल्टा जी के कुछ फॉर्मूले दे रहा हूँ सीधा। इसमें अपने पास एक टर्म है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज कैसे निकालना है रिएक्शन का, ठीक है? तो मेरे पास दिया हुआ है फॉर अ रिएक्शन,
AA प्लस BB गिव CC प्लस DD। ठीक है, इसमें दिया हुआ है डेल्टा G0R फॉर रिएक्शन, ये दिया हुआ है समेशन ऑफ। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इंथैल्पीज होती हैं। कल की क्लास जिसने अटेंड करी थी उसे पता होगा इस नॉट का मतलब क्या है। इस नॉट का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाली फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ, ठीक है, रिएक्टेंट्स। नॉट का मतलब स्टैंडर्ड वैल्यूज होंगी। स्टैंडर्ड का मतलब एक फिक्स टेम्परेचर एक फिक्स प्रेशर पर, वो फिक्स प्रेशर आपका 1 बार है, टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस है। नॉट का मतलब स्टैंडर्ड है। आप कुछ भी कोई भी प्रोनाउंस कर सकता है, नॉट ऐसे ये बना होगा। स्टैंडर्ड बुलाते हैं उसको, स्टैंडर्ड बस ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड बोलने का तरीका है और कुछ नहीं है नया। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि 1 मोल के लिए बात हो रही है। दूसरा मतलब होता है कि एक फिक्स्ड प्रेशर 1 ATM पर 1 बार पर बात हो रही है, एक फिक्स टेम्परेचर पर बात हो रही है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये कहानी कुछ इस तरीके से है। अगर मैं इसके अंदर आपको ये गिवन डाटा दे दूं, ठीक है, मतलब ABCD का गिवन डाटा दे दें, मतलब कुछ A की वैल्यू X दे दें, B का फॉर्मेशन Y दे दें, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ C दे दें, आपको X डैश दे दें, D का फॉर्मेशन Y डैश दे दें, तो अब आप इससे इस पूरी रिएक्शन की डेल्टा G0 ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। दैट इज़ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में C और D हैं। समेशन का मतलब एडिशन होता है। C को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, C की वैल्यू से प्लस करना पड़ेगा, D को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्टोइशियोमेट्री का मतलब समझा रहा हूँ। स्टोइशियोमेट्री का मतलब होता है किस तरीके से, ऐसा काम अपने लास्ट क्लास में भी किया था। ये फॉर्मूला आपने लास्ट क्लास में भी इस टाइप का एक फॉर्मूला लगाया था। आज बस हमने जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी यहाँ पे डाल दिया और कुछ नया नहीं काम किया है, ठीक है ना। प्रोडक्ट्स की बात मैं अगर करूँ तो A इंटू डेल्टा G0 A, और इसको ब्रैकेट में ले लो प्लस B इंटू, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है जिसमें आपको डेल्टा G0 रिएक्शन के लिए निकालना है। तो रिएक्शन के लिए निकालना है तो प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड स्टेट की बात हो रही है, ये एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड स्टेट की बात हो रही है। और स्टैंडर्ड स्टेट जिसको नहीं पता है संडे वाली क्लास जा करके देख लेना, ठीक है। मैं कर दूंगा शेयर आज तुम लोग को, ठीक है। नोट्स करे थे, वीडियो नहीं करी आई गेस। वीडियो कर दूंगा ना शेयर, हाँ नोट्स करे थे शेयर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड का बहुत ही इलेबोरेटेड मतलब सिखाया था, ठीक है ना। मतलब जैसे कि अगर मैं कल वाली क्लास जिन्होंने अटेंड करी थी उनको बता दूं, फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में ही पाई जाती है, और अगर ये स्टैंडर्ड है तो डेल्टा G0 की वैल्यू 0 लेनी है। मतलब ये डेल्टा G0 के लिए भी आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस इज 0, ठीक है। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, हाँ ठीक है। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी उन एलिमेंट्स के लिए जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, उसके लिए उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। जैसे ब्रोमीन किस में पाया जाता है? लिक्विड में पाया जाता है। तो Br2 लिक्विड की जो वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये काम
टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे ही हुआ है। ठीक है, तो जिनको नहीं पता है ये क्या चीज़ है मैं बता रहा हूँ, वो आप संडे वाली क्लास जा कर के देख सकते हो, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। दक्ष कल तू बैठा तो था पर तूने मेरे को लगता नहीं क्लास देखी है पूरी। हाँ बस स्टार्टिंग ही देखी, पता लग गया था वो तो मुझे। चलो देखो, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ रहे हैं फिर। नोट हो गया तुम्हारा? हटा दे बेटा, इसको हटा दे, इसको यूज़ करेंगे बाद में बीच में से ना, पर ये वाला फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना, नोट करते जाना, सब कुछ काम आ जाएगा। क्या हो गया? कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स याद रख लो बस। चलो बात सुनते रहना, ठीक है। 2-3 आपको डायरेक्ट फॉर्मूले दे रहा हूँ, मैं डिराइव नहीं करवा रहा हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे हैं। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, हालांकि हमने इससे पहले जो भी फॉर्मूले किए हैं वो डिराइव किए हैं। मैंने जितने भी फॉर्मूले तुम्हें लिखवाए हैं मैंने सारे डिराइव कर करके लिखवाए हैं, पर डिराइव करने की तुम लोग को कोई ज़रूरत होती नहीं है। डिराइव इसलिए करवा दिए थे कि तुम्हें एक समझ में आ जाए कि हाँ चलो समझ में आ रही है बात, है ना। मैं बना के खुद तुम्हें दे दूंगा शीट। रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज मैं खुद बना दूंगा अपने हाथ से। फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये मैं डिराइव नहीं करवा रहा हूँ, हालांकि फिर टाइम ज़्यादा निकल जाएगा इसमें ना। अब ना इसमें एक आप मुझसे अलग से चैप्टर पढ़ोगे, नेक्स्ट चैप्टर इक्विलिब्रियम का, हो सकता है किसी किसी के स्कूल में स्टार्ट भी हो गया हो। तो इक्विलिब्रियम में ना कुछ इस टाइप से होता है कि ए प्लस बी बी, ये इक्विलिब्रियम का साइन होता है, सी सी प्लस डी डी। अब इक्विलिब्रियम की रिएक्शन कुछ इस टाइप से होती है कि जितना ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बना रहे हैं उतना सी और डी वापस रिएक्ट करके ए बना रहे हैं। ये बेसिक होता है इसका, मैं जीरो से करवाऊंगा तुम्हें। इसके लिए ना एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला जाता है के। अब के इक्विलिब्रियम इस तरीके से निकाला जाता है कि सी की पावर सी, मतलब प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो प्रोडक्ट में सी और डी हैं, तो सी और डी की सी की पावर को इसका कोफिशिएंट, डी की पावर इसका कोफिशिएंट, ए की पावर इसका कोफिशिएंट और बी की पावर इसका कोफिशिएंट। अगर ये गैसेस होती हैं तो यहाँ कंसेंट्रेशन की जगह प्रेशर आ जाता है, ठीक है। अभी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लेने का मतलब होता है कंसेंट्रेशन। अर्जुन भाई, कंसेंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कंसेंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी, कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए और कंसेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। तो ये क्या हो गया आपका के इक्विलिब्रियम, ठीक है। के सी भी बुलाते हैं, के इक्विलिब्रियम भी बुलाते हैं, क्यू सी भी बुलाते हैं, काफ़ी चीज़ें इसको बुला सकते हैं, कोई दिक्कत। क्यू सी बुलाएंगे जब थोड़ा सा कंडीशन ऊपर नीचे होगा तो क्यू सी बोलेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो इसी तरीके से करके उसको क्यू बुला देंगे, रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये मान लो कि आपको बुक में थर्मोडाइनेमिक्स में अगर ये के मिल जाए तो भी यही मतलब है, क्यू मिल जाए तो भी यही मतलब है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो डायरेक्ट एक रिलेशनशिप है गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो डेल्टा जी रिएक्शन का इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट आर प्लस आर टी एल एन क्यू। ये Q आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, आप इसको आर टी एल एन के लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये फंडा क्लियर हो रहा है। अब ये ln है, ये log है, आपको सबको पता है कि इस log को हमने जो सॉल्व किया है
वो 2.303 से मल्टीप्लाई करके किया है log Q। हम ऐसे सॉल्व करते होते हैं। इसका एक एग्जांपल क्वेश्चन दे दो दे दूंगा, बिल्कुल दे दूंगा, आ जाएगा अभी आगे। फिलहाल 2-3 एक बार ना फॉर्मूले बता रहा हूँ एक साथ, ठीक है। फिलहाल आगे सुनते रहो। अगर आपको कभी वर्ड आ गया एट इक्विलिब्रियम, बेटा क्या वर्ड आ गया आप लोगों को एट इक्विलिब्रियम, तो मैंने आपको पीछे अभी बताया था लास्ट क्लास में कि डेल्टा जी आर क्या हो जाएगा, जीरो। डेल्टा जी आर नॉट को जीरो नहीं करना है, पहली बात सुन लो। डेल्टा जी आर नॉट को एट इक्विलिब्रियम पर जीरो नहीं करना है, डेल्टा जी आर को करना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? स्टैंडर्ड वाले को जीरो मत कर देना, इसको जीरो कर देना। तो अब डेल्टा जी नॉट आर, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये जीरो हो गया। बेटा इसको क्या डाल दिया, इसको उधर भेज दो, -2.303 एट इक्विलिब्रियम, बिल्कुल इक्विलिब्रियम पर डाल दिया। तो अब यहाँ पे आप के भी डाल सकते हो। ये के क्या है आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बुलाना के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। मैं करके बताऊंगा, निकाल के बताऊंगा, आप पहले इसको एक बार नोट कर लो। स्विंग नहीं हो रहा क्या, तो छोड़ दो फिर, रुक जाए एक सेकंड, मैं कर देता हूँ। हो गया, देखो हो गया, रहने दो बेटा, छोड़ दे, अब मत करियो, ठीक है, अब मत करियो, नहीं तो एसी में घुसा दूंगा तुझे मार मार के। चलो देखो बेटा, दो बातें और बताऊंगा। डायरेक्ट बात बताई मैंने आपको, ये डायरेक्ट बात बताई है, इसके अलावा एक और बात करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट बातें कर रहा हूँ, 2-3 और लाइन से आप लोग इसके बारे में नोट कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। पर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, वहाँ पे क्वेश्चन में वर्ड आना इक्विलिब्रियम जरूरी है। और डेल्टा जी आर को क्या कर देना आप लोग, ज़ीरो, तभी आगे काम कर पाना, है ना। तो ये ध्यान रखनी है तो ध्यान रख लो, अदरवाइज़ ज़रूरी तो यही है, सही है। अब इसके बाद एक और बात आप लोग ध्यान रख लो कि वर्क डन के साथ इसका क्या रिलेशन है। अगर कभी यूज़फुल वर्क मांग लिया जाए आपसे या नेट वर्क मांग लिया जाए, ठीक है, वर्क डन आपको बोले कि यूज़फुल वर्क निकालो या नेट वर्क निकालो, क्या निकालो, नेट वर्क निकालो। तो ये भी वैसे डेरिवेशन से ज़्यादा बढ़िया समझ में आता है, पर डेरिवेशन थोड़ा सा आपको डायरेक्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा काम जल्दी भी हो जाए। तो आपको माइनस डेल्टा जी निकालना है। क्या निकालना है आप लोगों को, माइनस डेल्टा जी निकालना है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस यूजफुल वर्क। तो कुछ भी आप कह सकते हो, इस माइनस साइन को उधर रखना है, उधर रख लो, इधर रखना है, इधर रख लो। मतलब आपसे कोई यूजफुल वर्क पूछे तो आप लोगों को क्या करना है, डेल्टा जी निकालना है और फिर उसके साइन को चेंज कर देना। ये फंडा क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन आएगा आपको एनसीईआरटी में दिया, यूजफुल वर्क पूछा है, कुछ नहीं करना, डेल्टा जी, डेल्टा जी का वही फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बेसिक से फॉर्मूले को बस बता देना कि यूजफुल वर्क है, ठीक है। एक क्लास 12th में आप लोग एक गैल्वेनिक सेल पढ़ोगे, ठीक है, गैल्वेनिक सेल पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। वहाँ पे एक आपको कहानी क्लियर होगी, पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ, माइनस एन एफ डेल्टा जी नॉट अगर निकालना है तो माइनस ई नॉट ऑफ सेल करना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब होता है क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल। इस ई नॉट का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड
रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल। ये सेल टू सेल वेरी करता है, अगर थोड़ा थोड़ा सेल डिफरेंट लेते जाएंगे तो ये वैल्यू फिक्स होती है। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड कंडीशन पर है तो स्टैंडर्ड वाली वैल्यू फिक्स होती हैं। ई नॉट ऑफ सेल निकालते हैं, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड करके। अब ये सब कहानी ना क्लास 12th में एक बार डिस्कस कर लेंगे। इसका फॉर्मूला, इसका फ़ायदा ये है कि 12th क्लास में मैं ये वाला फॉर्मूले को यूज़ करूँगा। अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये डेल्टा जी से रिलेटेड है, तो ये गिब्स फ्री एनर्जी है। फिर 12th में तुम्हें ये ना ध्यान रहे कि हमने कभी ये कहानी करी नहीं है, हालांकि वहाँ थोड़ा ज़्यादा बताएंगे तब भी समझ में आ जाएगा, पर अभी ना ई नॉट ऑफ सेल तुम समझ नहीं पाओगे। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर कर ली होती तो तुम्हें समझ में आ जाता कि ई नॉट ऑफ सेल क्या चीज़ है। अभी आप ऐसे समझ लो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल है ये आपको गिवन होता है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और अपने पास एक और फार्मूला है एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल, ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से ही रिलेटेड है, तो आप बस डायरेक्ट कर लें एफिशिएंसी निकालने के लिए। ये फ्री एनर्जी अवेलेबल यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी अपॉन इंथैल्पी कर दें तो एफिशिएंसी किसकी आ जाएगी, फ्यूल सेल की एफिशिएंसी आ जाएगी। अब ये फ्यूल सेल क्या होता है, ये भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में सेल जब बनाओगे तो फ्यूल सेल आपको सुना हो सकता है, आपने स्पेस क्राफ्ट वगैरह में यूज़ किया जाता है इसको। ठीक है, तो डायरेक्ट ही होगा वो, उसमें कुछ, हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अगर इन सब पे आया तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप टेंशन ना लो। ठीक है, मैं आपको करके भी बताऊंगा। अभी आप इसको एक बार नोट कर लो। ये 4 बातें हो गई बस आपसे जो मैंने करनी थी। इसके अलावा जो कहानी करनी है वो मैं अभी और बता रहा हूँ आपको 2-3 चीज़ें। ठीक है, ये फार्मूला, एक ये फार्मूला हमारे अभी काम आएगा। ये तो पता नहीं आए नहीं आए अभी, सही है। ये अभी काम आने वाला है, ये काम आने वाला है, ये काम आने वाला है, तो ये 3 कहानी काम आने वाली है। मैं बढ़ता हूँ आगे, हटा दूँ मैं बोर्ड से इसको, नोट हो गया, डन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th बेटा। हाँ हाँ, और क्या। सब पुरानी एनसीईआरटी की मिल रही सर, नई वाली में तो सिलेबस कम है। नीट वाला तो सर सिलेबस ही कम कर दिया सर, नीट वाला तो सिलेबस ही कम कर दिया। अरे सबका ही एनसीईआरटी तो बच्चे सबकी एक होती है, मतलब उसमें सर जेईई का सिलेबस ज़्यादा हो गया ना, नई एनसीईआरटी में बहुत सारे चैप्टर्स कट गए थे। नई एनसीईआरटी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पुरानी कहाँ से मिली? हाँ सर, एग्जैक्टली। दीपक बुक स्टोर है ना यहाँ पे। मेरी बात सुनो, करते हैं नई बुक पुरानी बुक का डिस्कशन कर लेंगे, थोड़ा सा होल्ड ऑन करो। ठीक है, अभी ये वाला टॉपिक ख़त्म कराना ज़रूरी है। और ये प्रीवियस ईयर, इससे जो मैं फाइनल कंक्लूजन बनाऊंगा उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है और डायरेक्ट आया हुआ है। अगर आपको पता हो वो चीज़ तो आप कर दोगे, अदरवाइज़ तो फिर नहीं कर सकते सपने में भी। ठीक है ना, अब देखना सिर्फ पता होने की बात है कि पता था तो कर दिया, नहीं पता था तो नहीं किया। बाकी ये आपको क्लास वगैरह में हो सकता है, स्कूल में ना बताया हो। ठीक है ना, चलो देखो, अब प्रेशर और टेम्परेचर के साथ वेरिएशन करना है तो इसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा मैं डिराइव करवा देता हूँ। G इज़ इक्वल टू एच माइनस क्या होता है, डिराइव इसलिए करवा रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा पुरानी चीज़ें भी याद आनी चाहिए कि हमने ऐसा किया था। G इज़ इक्वल टू एच माइनस क्या होता है, TS। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो DG इज़ इक्वल टू माइनस TDS माइनस SDT। ये फंडा क्लियर हो रहा है। अब H इज़ इक्वल टू क्या होता है, H इज़ इक्वल टू U प्लस PV, याद है। तो DG इज इक्वल टू D
u प्लस पी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। बताओ इसका क्या डिफ्रेंसिएशन करोगे? डी यू पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब u को आप याद है आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से क्या किया हुआ? डेल्टा u इज इक्वल टू q प्लस डब्ल्यू किया हुआ, तो ये डी यू लिया हुआ है, तो डी ऑफ q रिवर्सिबल कर लो, प्लस ये भी रिवर्सिबल वाला कर लो, प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, अब आपको याद है वर्क को तो आप माइनस पी डी वी ही लिखते होते हो, यस और नो? बताओ भाई। और Q को क्या लिखते हो आप लोग? अच्छा ये तो डी यू है ना, Q प्लस डब्ल्यू, तो इसको आगे D मत लगाओ पहले तो, ठीक है ना? Q प्लस डब्ल्यू ही तो लिखते हैं डी यू को। Q को क्या लिखते हैं? टी डी एस। अरे डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी नहीं था, तो Q क्या हो गया? टी डी एस। याद नहीं आ रहा आप लोगों को? अभी एंट्रोपी में किया हम लोगों ने ये। और ये क्या हो गया? माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी इक्वल टू क्या हो गया? डी जी। अब देखना माइनस पी डी वी से प्लस पी डी वी, ये क्या हो गया? और टी डी एस से ये क्या हो गया? कैंसिल। तो डी जी की एक इक्वेशन आ गई, वी डी पी माइनस एस डी टी। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अभी, मेरे को ये बताना है, पेपर में ये आया हुआ है, डेल जी बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर किसके इक्वल है? और डेल जी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर किसके इक्वल है? ठीक है, अब सुनना, एक बार बात सुनना, आपको ये डेरिवेशन नहीं करनी, आप सिर्फ जहाँ पे आपने वो रिजल्ट बनाया ना, 2-4 फॉर्मूले, एक डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला लिख लो, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। इससे आपका काम चल जाएगा, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सब कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो जस्ट मैंने आपको डिराइव करवा के बता दिया है। पर आप मेरी बात सुनो, डी जी को देखो, जब 2 वेरिएबल हो जाते हैं ना और डिफ्रेंशिएट करना होता है तो ये डेल आता है। जब 2 डिफरेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है ना, तो ये डेल लगाते हैं हम लोग। है ये डिफ्रेंशिएशन ही, जैसे ये डिफ्रेंशिएशन है वैसे ही ये डिफ्रेंशिएशन है, इसको अलग मत मानो बस। दूसरा, डेल जी को पी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, क्या कांस्टेंट मानते हुए? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट मान लिया तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? 0। अरे डी टी तो 0 हो जाएगा। और ये डेल जी बाय डेल पी किया है, इसको डीपी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसको भी करोगे तो डीपी से डीपी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये क्या रह जाएगा? खाली वॉल्यूम। ये टिक करना था, ये आया था पेपर में, दोबारा देख ले तू। ये इक्वेशन है, मैंने किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है? टी के रिस्पेक्ट में करना है, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? इसमें 0 हो जाएगा। और डी टी के रिस्पेक्ट में करना है तो माइनस एस आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या क्या? माइनस है। बस ये टिक करना था, ये था 4 नंबर का क्वेश्चन। अब दिक्कत ये है कि आपको ये पता हो कि डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी होता। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट डाल लो इस पर, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, वी डी पी माइनस एस डी टी। राइट, इसको करना नोट। आगे बढ़ रहे हैं, कुछ और बातें भी करेंगे अभी, छोटी छोटी सी और। हटा दूं इसको? कर लो, नोट कर लो। सिर्फ रिजल्ट ध्यान रखना, सिर्फ रिजल्ट। तू क्या कर रहा है बेटा? मैंने लिख लिया था पूरा। देख, दोबारा देख, पूरा है, पूरा लिख लिया तूने? दोबारा देख। अबे जो बोर्ड पे लिखा है वो पूरा लिखा है तूने? तुझे घर पे जाके समझ भी आ पाएगा? इक्वल टू का साइन यहाँ डी जी क्यों नहीं लिख रहा? और यहाँ इक्वल टू है नहीं,
बे डीजी लिखना यहाँ, इसको बॉक्स में डाल। बे जी कैपिटल है ये, कुछ भी करे जा रहे हैं। तेरे से पूछा किसी ने कुछ? बीच में तू हवाबाजी कर। ये क्लियर हो गई बात? चलो देखो, सुनो मेरी बात सुनो। न्यूमेरिकल के लिए एक बहुत ही अल्टीमेट ज़रूरी बात, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स क्या कहानी चेंज हो जाएगी देखना। इसी इक्वेशन से, इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए दो बातें और, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। नोट हो गया सबका? एट कांस्टेंट टेम्परेचर न्यूमेरिकल बन सकता है इस बात पे जो मैंने बोली है, ठीक है? अभी करने वाले हैं। ये इक्वेशन को यूज़ किया मैंने फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? अरे बोलो, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो डी जी इज इक्वल टू क्या बनेगा? वी डी पी बनेगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ये क्या बन जाएगा? डेल जी। और सॉलिड और लिक्विड के लिए जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहता है, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होता जब तक कि बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लगा दिया जाए। सॉलिड और लिक्विड पे प्रेशर लगाओगे भी सही तो भी उसका वॉल्यूम वही रहेगा। गैस की तरह नहीं होता ना कि प्रेशर ज़्यादा किया तो वॉल्यूम कम हो गया, समझ रहे हो? सॉलिड और लिक्विड है ये। तो प्रेशर का जो चेंज होगा वो क्या होगा? डेल्टा पी हो जाएगा। तो मतलब आपका डी जी का फॉर्मूला बन जाएगा P2 माइनस P1। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा वो, उसकी तू टेंशन मत ले, करो जल्दी से। मैथ नहीं है, चलो नेग्लिजिबल हो गया वो, ऐसे समझ ले तू। यहाँ पे जो भी सी आएगा ना एक साइड पे, नेग्लिजिबल हो गया वो, ठीक है? यही सेम फॉर्मूले को फॉर एन आइडियल गैस के लिए बदल देते हैं, ठीक है बेटा? इसी फॉर्मूले को सॉलिड लिक्विड के लिए ये बना दिया गया, आप देख लो। और इसी फॉर्मूले को फॉर एन आइडियल गैस, आप मुझे बताओ कि डी जी इज इक्वल टू वी डी पी आ गया? राइट। फॉर एन आइडियल गैस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वी की जगह एन आर टी बाई पी रख दो, तो डी जी इज इक्वल टू एन आर टी बाई पी डी पी। बोलो यस और नो? अबे डी पी बाई पी का इंटीग्रेशन एल एन पी होता है, एन आर टी एल एन पी। समझे कि नहीं समझे भैया? टेम्परेचर कांस्टेंट था, आर गैस कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, एल एन पी। और एल एन P2 बाई P1, अगर यहाँ हम P1 से P2 जा रहे हैं तो, समझे कि नहीं? तो ये फॉर्मूला बन गया डेल्टा जी का, डेल्टा जी देयरफॉर डेल्टा जी इज एन आर टी। अच्छा, ये एल एन को ओपन करना चाहते हो तो 2.303 एन आर टी लॉग। एक और फॉर्मूला तैयार हो गया आइडियल गैस के लिए जब प्रेशर गिवन हो तो। सॉलिड एंड लिक्विड के लिए ये है, आइडियल गैस के लिए ये है। हो जाएगा। मैं क्वेश्चन दे देता हूँ तुम लोग को, एक यूनिट कन्वर्जन भी है इसमें। भर लो फॉर्मूला भर लो। क्वेश्चन देता हूँ एक। तो आइडियल गैस नहीं है ना वो? क्या सही है? फॉर्मूला तो एक ही है, पर जो गिवन होगा गैस के लिए वो ये चीज़ें गिवन होंगी, सॉलिड लिक्विड के लिए सुपर के तरीके से। जैसे क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से देखो ना क्या दिया है तुम लोग, है ना?
लॉग वाला फॉर्मूला नीचे आइडियल गैस के लिए लगा है, ऊपर लॉग नहीं लगाया है, जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो ये करो, बताना मुझे, ऊपर वाला हटा रहा हूँ। प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर लिक्विड वाटर दिया हुआ है, ये बात ध्यान रखना। प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर इज इंक्रीज फ्रॉम 1 atm to 10 atm. Pressure of 1 mole of liquid water is increased from 1 atm to 10 atm, full stop. Find the change in Gibbs energy in joule. जूल में करना कन्वर्ट। चलो लिक्विड दिया, लिक्विड आर का क्या करोगे, ये तो गैस होती है, गैस कांस्टेंट होता है, तो आइडियल गैस थोड़ी दिया क्वेश्चन में। मित्रों बेटा 1 मिनट दे रहा हूँ सिर्फ, 2 मिनट सोचने के लिए, क्या कर सकते हो, एक बार सोच लो, ट्राई कर लो। बेसिक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, जस्ट आपको पकड़ना है कि फॉर्मूला है कौन सा। वी गिवन किसी और तरीके से आपको, गैस नहीं है, आइडियल गैस नहीं है। वाटर के मोल तो गिवन है पर आपको क्या 18 लीटर के ml चलो सही बताया इसने। इधर देखो, आगे कर दो, तब तक आगे कर, जूल में निकालनी है बेटे। चलो सुनो, हाँ मतलब उसको डिवाइड बाय 1000 कर दो। 101.3 जूल होते हैं ना 1 लीटर एटीएम में, पढ़ाया हुआ है ना ये। 1 लीटर एटीएम में कितने जूल होते हैं? 101.3 जूल होते हैं, है कि नहीं है? 0.162 सुनो मेरी बात सुनो, देखो तुम मेरे को एक बात बताओ, सुनो। अब प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 atm to 10 atm, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू वी इंटू P2 माइनस P1 तो लगाना ही है। वॉल्यूम मुझे पता नहीं है, पर डेंसिटी वाटर की मुझे पता है 1 ग्राम पर ml होती है। तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है कि नहीं है? अबे डेंसिटी गिवन नहीं होती, डेंसिटी वाटर की कुछ ना दे रखी हो तो 1 ग्राम पर ml ही होती है, ठीक है। और आपको पता है 1 मोल वाटर में कितने ग्राम वाटर होते हैं, उसका मॉलिक्यूलर मास यानी कि 18 ग्राम वाटर गिवन है। तो अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है और मास आपका 18 ग्राम है, तो वॉल्यूम भी आप लोगों का 18 ml ही हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है और मास आपका 18 है, तो डेंसिटी को 1 बनाने के लिए क्या करोगे? 18/18 नहीं करोगे, तो वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा? 18 ml हो जाएगा। तो वॉल्यूम आपको गिवन है 18 ml। अगर आप लीटर में करना चाहते हो तो 1000 से क्या कर देना? डिवाइड कर देना। तो 18 × 10⁻³ क्या हो जाएगा? लीटर हो जाएगा। ये फंडा क्लियर हो रहा है?
अब आप क्या करना, आपको ये तो पता लग गया कि ये 18 इंटू 10 की पावर -3 लीटर है। P2 कितना है आप लोगों का, 1 ATM टू 10 ATM था, तो 10 - 1 कर देना, 9 ATM आ जाएगा। अब ATM को आपको लीटर ATM को, यहाँ से लीटर आ गया, वहाँ से ATM आ गया, तो 1 लीटर ATM इक्वल टू 101.3 जूल होता है। तो उसी तरीके से 18 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 9 इंटू 101.3, ये आ जाएगा आप लोग का जूल में आंसर। एंड द आंसर इज, आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 16.2 जूल आ रहा है। इंटू 1.101.3 करना। ये मैंने सारा कर आके आपको उसको देना 100 assume कर सकते हैं ना, 101. कर लो, पर थोड़ा सा आंसर इधर उधर हो सकता है हल्का सा। जब मल्टीप्लाई करना हो तब मत किया करो, जब डिवाइड करना हो तो एज्यूम कर लिया करो। मल्टीप्लाई तो हो जाता है ना, मतलब लाइक डिवाइड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, मल्टीप्लाई में क्या प्रॉब्लम है बाबा। ठीक है, समझे भैया। फिर तो 9 को तुम 10 कर दोगे, ये कहानी हो जाएगी ना, गड़बड़ हो जाएगी। मल्टीप्लाई हो तो कर दिया करो। तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आपको मैंने दे दिया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। हटा दें इसको। देखो कितने छोटे क्वेश्चन हैं ये, पर आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं क्रिएट, जल्दी सॉल्व हो रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में दिखते हैं। तो ये है अब नेक्स्ट फॉर द इक्विलिब्रियम। बस एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको ना, घर पे कर लेना चाहे तो। ट्वाइस SO2 गैस प्लस O2 गैस gives twice SO3 गैस। बस हो गया यार, एक टॉपिक छोटा सा बच रहा है इसका भी। ये थोड़ा मार्कर भी हमारा रो दिया है, मैं दे रहा हूँ अभी। ये दिया हुआ है आपको, एक ये रिलेशन दिया हुआ है LNKP का, और वो बोल रहा है फाइंड डेल्टा H0, डेल्टा S0 एंड डेल्टा G0 एट 300 केल्विन। ठीक है, ठीक है। डेल्टा G0 को 0 नहीं करने का भाई इक्विलिब्रियम पर, सही है ना। डेल्टा G होता है 0, डेल्टा G0 नहीं होता है। और ये LNKP दिया आपको, 2.303 के फैक्टर को मत डाल देना। R की वैल्यू बता दो। R की वैल्यू को आप R में आंसर निकाल दे तू। ठीक है, एक काम करो, तुम लोग इसको घर से करके आना, और ये क्वेश्चन का हिंट दे देता हूँ, कंपैरिजन से निकलेगा। इसका फॉर्मूला लगाना पहले। इसके ना 2 फॉर्मूले पढ़ाए हैं, एक तो लॉग वाला, एक डेल्टा H माइनस T डेल्टा S वाला। उसको कंपेयर करोगे ना तो एक आइटम बनेगी जो बिल्कुल ऐसी दिखेगी। LNKP को एक साइड कर देना उसमें, बाकी सबको एक साइड कर देना, फिर कंपेयर करना, तो फिर आपको ये सब मिल जाएंगे एक साथ ही। ठीक है, तो अब क्या है कि इतना कर लो।